तो हेलो नमस्कार गाइस। आज हम देखेंगे पवन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति पवन के अपरदन यानी क्षेपण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थलाकृति, जिसको कि हम शुष्क प्रदेशों में भी उत्पन्न स्थलाकृति कहेंगे, क्योंकि शुष्क प्रदेशों में नदी या जल का अभाव होता है, इसलिए वहाँ पे पवन के द्वारा ही स्थलाकृति का निर्माण होता है। पवन के अपरदन तथा निक्षेपण के ही कारण स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो आप एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में यह रह सकता है कि शुष्क प्रदेशों में निर्मित स्थलाकृति के बारे में बताइए, या पवन द्वारा अपरदित या निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति के बारे में बताइए। तो ये दोनों एक ही हुए, ठीक है। तो क्योंकि शुष्क प्रदेशों में तो जल का अभाव होता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से हम आपको एक दो टर्म हम आपको पहले से बता देते हैं, उसके बाद ये क्लास आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षय क्या होता है ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप समझिएगा। भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षय एक प्रकार की क्रिया है जो चट्टानों में बिना रासायनिक बदलाव के चट्टानों को अपरदित करती है, ठीक है, पवन द्वारा अपरदित करती है। भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षय एक प्रकार की प्रक्रिया है जो चट्टानों में बिना रासायनिक बदलाव के अपरदन का कार्य करती है। यानी कि अपरदन का कार्य कैसे करती है? चट्टानों में रासायनिक का बदलाव नहीं है तो अपरदन का कार्य कैसे करती है? तो मैं बता दूं कि भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कुछ बलों पर निर्भर करती है, जैसे कि बाहरी दबाव भार हो गया, जैसे कि पवने हो गया, या कोई अन्य बल हो गया, या जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और या हम ले लेते हैं ये क्या बोलते हैं लाइट, यानी कि तापमान में परिवर्तन हो गया। तो इन सभी के कारण भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षय का क्रिया होती है, और इसी से चट्टान में विघटन होता है। इसी के कारण चट्टान टूटता है बिना रासायनिक परिवर्तन के। यही सब बल से चट्टान टूटता है, विघटन होता है, ढीली पड़ती है। इसके कारण पवन अपरदन का कार्य करती है आसानी से। तो दोस्तों आप समझ लिए। उसके बाद एक चीज़ और समझाना है कि पवन विमुखी और पवनोमुखी और पवन विमुखी क्या होता है। तो पवनोमुखी जैसे हम बात करेंगे, इसमें पवनोमुखी ढाल, तो मान के चलिए जैसे पवन इधर से चल रहा है, यहाँ पे मान के चलिए कुछ पर्वत है या कोई चीज़ बालुए का जमा है, ढेर या कुछ है, तो इधर से प्रचलित पवन चल रहा है या कोई हवा चल रहा है, तो ये वाला जो ढाल है इसको हम कहेंगे पवनोमुखी। पवन की ओर इसका मुख है तो उसको हम कहेंगे पवनोमुखी, या ये वाला ढाल को कहेंगे पवन विमुखी। इसको कहेंगे हम पवनोमुखी, या इसको कहेंगे हम पवन विमुखी ढाल। समझ गए? तो चलिए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, तो पहले मैं समझा दूंगा और उसके बाद ये डेफिनेशन बोलूँगा, उसके बाद आप लिखिएगा। तो भी समझा रहा है। तो दोस्तों, पवन का अपरदन संबंधी कार्य मुख्य रूप से भौतिक या यांत्रिक रूप में ही संपादित होता है। यानी कि बिना किसी रासायनिक बदलाव के बाहरी बल द्वारा ही ये पवन का अपरदन संबंधी कार्य संपादित होता है। पवन का अपरदन संबंधित कार्य भौतिक या यांत्रिक रूप में ही संपादित होता है। अभी मत लिखिएगा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। शुष्क प्रदेशों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों में विघटन हो जाती है, जिससे चट्टान ढीले पड़ जाती है, और पवन आसानी से चट्टानों को अपरदित कर नया स्थलाकृति का निर्माण करती है। समझ लिए दोस्तों? अब हम एक लाइन, अब हम डेफिनेशन बोलेंगे, आप लिखिएगा। हाँ, तो पवन द्वारा अपरदन संबंधी कार्य प्रमुख रूप से भौतिक या यांत्रिक रूप में ही संपादित होता है। लिखिए, पवन द्वारा अपरदन संबंधी कार्य प्रमुख रूप से भौतिक या यांत्रिक रूप में ही संपादित पवन द्वारा अपरदन संबंधी कार्य भौतिक या यांत्रिक रूप में ही संपादित होता है, ठीक है। इसी में लिखिएगा, शुष्क प्रदेशों में
शुष्क प्रदेशों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारण शुष्क प्रदेशों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारण शुष्क प्रदेशों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों में विघटन हो जाती है। शुष्क प्रदेशों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों में विघटन हो जाती है, जिससे चट्टान ढीली पड़ जाती है और पवन आसानी से चट्टानों का अपरदित कर नया स्थलाकृति का निर्माण करती है। पवन आसानी से चट्टानों को अपरदित कर नया स्थलाकृति का या स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। हाँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। पवन द्वारा अपरदन संबंधी कार्य मुख्य रूप से भौतिक या यांत्रिक रूप में ही संपादित होती है। शुष्क या मरुस्थलीय भागों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों में विघटन होती है, जिसके कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती है और पवन आसानी से अपरदन का कार्य करके नया स्थलाकृति का निर्माण करती है। लिख लिए? अब आगे लिखेंगे अगला पैराग्राफ में। देखिए दोस्तों, पवन का जो अपरदन अभी मत लिखे, अभी हम समझा देते हैं। दोस्तों, पवन का जो अपरदन का कार्य होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया में संपादित होता है। ठीक है, 3 प्रक्रिया में संपादित होता है पवन का अपरदन का कार्य। पहला है अपवाहन, दूसरा है अपघर्षण, तीसरा है सन्निघर्षण। लिखिए, पवन का अपरदन मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाओं में घटित होती है। पहला लिखिए अपवाहन और अपवाहन। अपवाहन, दूसरा अपघर्षण, तीसरा सन्निघर्षण। तीसरा सन्निघर्षण। तो पवन अपरदन का कार्य मुख्य रूप से 3 रूपों में करती है, 3 प्रक्रियाओं में करती है। अपवाहन, अपघर्षण, सन्निघर्षण। अब जो अपवाहन क्या होता है ये हमको समझाते हैं। तो शुष्क प्रदेशों में यांत्रिक अपरदन के कारण, पहले मैं समझा तो उसके बाद लिखेगा। शुष्क प्रदेशों में यांत्रिक अपरदन या भौतिक अपरदन के कारण चट्टानें विघटन हो जाती है। शुष्क प्रदेशों में भौतिक या यांत्रिक अपरदन के कारण चट्टानें विघटन हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान चूर्ण को उड़ाकर पवन अपरदन का कार्य करती है। शुष्क प्रदेशों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों का विघटन हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों का विघटन हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पवन चट्टान चूर्ण को उड़ाकर अपरदन का कार्य करती है। समझ गए? और अपघर्षण क्या होता है अब ये समझाते हैं। जब पवन तीव्र वेग के साथ चलती है ना दोस्तों, जब हवा ज़्यादा स्पीड से चलती है तो उसके साथ में कुछ धूल कण की मात्रा जब मिल जाती है तो वो धूल कण की मात्रा जो है ना, वो अपने रास्ता में आने वाले चट्टान को, आने वाले बड़े बड़े पहाड़ को पवन के साथ मिलकर वो उससे टकरा कर धीरे धीरे हज़ार, सौ में, सैकड़ों साल में, लाखों साल में धीरे धीरे कर काट कर, घिस कर, पीट कर उसको पूरी तरह अपरदन का कार्य कर देती है।
उसी पूरी तरह उसको हटाइए देती है, तो इसी को हम अपघर्षण कहते हैं। तो उसको आप समझ लिए, तो उसको आप डिफिनेशन में लिखिए। जब पवन तीव्र वेग से प्रभावित हो नहीं, इसको रुकिए, हम शॉर्ट में लिखते हैं। तीव्र वेग से, यहाँ से लिखिएगा, तीव्र वेग से प्रभावित होने वाले पवन के साथ, तीव्र वेग से प्रभावित होने वाले पवन के साथ जब धूल कण की मात्रा पर्याप्त होती है, तो ये धूल कण, तीव्र वेग से प्रभावित होने वाले पवन के साथ जब धूल कण की मात्रा पर्याप्त होती है, तो ये धूल कण पवन के अपवर्तनात्मक यंत्र के रूप में कार्य करती है। तीव्र वेग से प्रभावित होने वाले पवन के साथ जब धूल कण की मात्रा पर्याप्त होती है, तो ये धूल कण पवन का अपवर्तनात्मक यंत्र के रूप में कार्य करती है, और पवन अपने मार्ग में आने वाले सभी चट्टानों को घिस कर, रगड़ कर, पीट कर अपवर्तित कर देती है। इसी को हम दोस्तों अपघर्षण कहते हैं। ठीक है, अब हम सन्निघर्षण कहेंगे। तीव्र वेग से चलने वाली पवन के साथ दोस्तों सन्निघर्षण क्या होता है? जब पवन ज़्यादा स्पीड में चलता है, तो उसके साथ जब पर्याप्त रूप से धूल कण की मात्रा रहता है, तो न सिर्फ वो अपने मार्ग में आने वाले चट्टानों को ही अपवर्तित करती है, बल्कि अपने आप में भी टकरा कर, एक दूसरे अपने आप में भी टकरा कर वो रगड़ कर, घिसते पीटते रहती है, टूटते रहती है, जिसको हम सन्निघर्षण कहते हैं। तो तीव्र वेग से चलने वाले पवन के साथ जब धूल कण की मात्रा पर्याप्त होती है, तो ये धूल कण न सिर्फ पवन के मार्ग में आने वाले चट्टानों को अपवर्तित करती है, बल्कि अपने आप में भी एक दूसरे से घिस कर, रगड़ कर, टूट जाती है, जिसे हम सन्निघर्षण कहते हैं। समझ गए? तो आप देखिए दोस्तों, जो पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है, वो बालू का स्तूप है। पहला बालू का स्तूप 3 प्रकार का है, 3 वर्गों में हम उसको देखते हैं। दूसरा अपरदन के द्वारा बोल रहे हैं, बालू का स्तूप है। दूसरा बालू का स्तूप देख लिए, बालू का स्तूप 3 गो है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, उसके बाद बरखान बालू का स्तूप, और उसके बाद लोयस का मैदान है, और उसके बाद बालसन तथा प्लेया है। तो दोस्तों आज इंट्रोडक्शन था, आज थोड़ा बहुत आपको समझाना था, और कल इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको रिवीजन करते रहिए, बार बार सुनते रहिए ऑडियो को। थैंक यू।